तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। और ये चैप्टर अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिजिक्स का ये चैप्टर है। और इससे पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर क्लास 10th के जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस मैंने पहले ही बना रखी है। जैसे कि हमारा लाइट वाला चैप्टर है, या फिर हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एसिड, और हमारे मेटल नॉन मेटल्स वाले जो चैप्टर है उनकी वीडियो पहले मैंने इन चैनल पे बना के डाल रखी है। तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप जाके हमारे चैनल की एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको क्लास 10th की साइंस की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर वो सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने 9th क्लास में एक चीज पढ़ी थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता था? तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि एनर्जी जो होती है उसको ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उसी चीज से आप सीख सकते हो इसको, कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उससे हमको लाइट एनर्जी भी मिल जाती है, जैसे बल्ब के थ्रू, कि इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब जलेगा और बल्ब जो होगा हमको लाइट एनर्जी देगा। ऐसी हमारी विंड एनर्जी भी मिल जाती है इलेक्ट्रिसिटी से, जो कि होता है हमारा फैन, कि वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और वो हमको एक विंड एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, या फिर आप मैकेनिकल एनर्जी बोल सकते हो उसको एक तरीके की। तो वो हमको प्रोवाइड करवाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि माइक्रोवेव हो सकते हैं, ओवंस हो सकते हैं, तो वो हमको हीट एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। तो बेसिकली आप इलेक्ट्रिसिटी को ऐसे कह सकते हो कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का एक सोर्स है। एनर्जी का सोर्स का मतलब कि एक ऐसा सोर्स है जहां से हमको एनर्जी मिल जाती है, और ये सबसे बेसिक सोर्स है, यानी बहुत अच्छा सोर्स कह सकते हो, प्रॉफिटेबल, कि इससे हम बहुत सारे तरीके की एनर्जी बना सकते हैं। क्योंकि आसपास हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं बहुत चीप प्राइस में, यानी बहुत सस्ते दामों में मिल जाते हैं, और इजीली हम उससे कन्वर्ट भी कर सकते हैं एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी जो होते हैं इसको बेसिकली दो पार्ट्स में पढ़ा जाता है, जिसमें से हम सेकंड पार्ट मेन पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। फर्स्ट होता है, इसको हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और सेकंड जो होता है उसको हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या डिफरेंस होता है, आप सिंपल ऐसे समझ सकते हो। स्टैटिक का मतलब होता है कोई भी चीज जो रेस्ट पे हो। ठीक है, तो अगर हमारे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो चार्जेस होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे चार्जेस किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो चार्जेस है अगर वो रेस्ट पे है, या फिर ऐसा कह सकते हो कि एनर्जी जो कि रेस्ट पे है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे कि बैटरी के अंदर, सेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो रेस्ट के अंदर जो चार्जेस होते हैं, उस वाली इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो भी आप चीजें पढ़ोगे, उनके फोर्सेस के बारे में पढ़ोगे, उनके पोटेंशियल के बारे में पढ़ोगे, तो ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी जो कि हमारी किस पे होती है? रेस्ट पे, एट रेस्ट। ठीक है, तो एक पूरी ब्रांच होती है, एक पूरा ऐसे स्टडी की जाती है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और सेकंड होता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? तो इलेक्ट्रिसिटी इन मोशन, इन मोशन, यानी कि अगर हमारे सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी अगर रेस्ट पे है, और उसके बारे में जब हम स्टडी कर रहे हैं तो वो कौन सी ब्रांच में स्टडी करेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। और अगर वही चीज अगर हमारी मोशन में है, जैसे कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि उसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो चलती रहती है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम जो भी चीजें पढ़ेंगे वो पोटेंशियल के बारे में, वर्क डन के बारे में, पावर के बारे में, तो ये सारी चीजें जो होती है हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दो तरीके की इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे चार्जेस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है? चार्जेस। चार्जेस क्या होता है? तो सिंपली आप मैं यहाँ लिख देता हूँ कि चार्जेस जो होता है उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। या तो कैपिटल क्यू से कर सकते हो, या फिर स्मॉल क्यू से कर सकते हो। ये आपके ऊपर होता है कि जैसे कि ज़्यादा चार्ज हो तो कैपिटल क्यू से, और कम चार्ज है तो स्मॉल क्यू से। अब बेसिकली हम पढ़ते हैं चार्जेस होते क्या हैं। ठीक है, तो चार्जेस क्या होते हैं? तो कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के एग्जर्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या होता है? कि इलेक्ट्रिसिटी वाला फोर्स। ठीक है, जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर सकता है, ऐसे हमारा एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है। तो अट्रैक्शन यानी कि खींचना किसी चीज को अपनी तरफ, या रिपल्शन यानी कि उसको दूर भगाना, ये एक तरीके का फोर्स की डेफिनेशन होती है, कि किसी चीज को खींच रहे हो या फिर उसको दूर भगा रहे हो। तो ये चीज जब चार्जेस के अंदर होती है तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
ठीक है। तो ऐसे पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर एक्ट करें, उन सभी पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, चार्जेस। ठीक है। तो जैसे कि इसके कुछ एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आपको, तो जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, ये सब नाइन्थ में पढ़ चुके हैं, वही चीजें मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही हमारा एक प्रोटॉन्स होते हैं, ये हमारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। ऐसे ही अगर मैं नेगेटिव चार्ज का एक और एग्जांपल दूं तो क्लोरीन आयन। ठीक है। ठीक है, ऐसी अगर मैं यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल दूं तो उसका एक एग्जांपल हो सकता है जैसे सोडियम आयन हो गया, ये भी हमारा एक पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल है। ठीक है। तो देखिए, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के भी मैंने कुछ एग्जांपल बता दिया आपको, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के भी। इसके बाद कुछ डिनोट कैसे करते हैं इस चीज को आप समझिए कि अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, एक जनरल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो उसको या तो आप प्लस क्यू ऐसे लिखेंगे या फिर आप प्लस क्यू इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। और अगर आप नेगेटिव चार्ज को शो करना चाहते हैं तो आप या तो माइनस क्यू इस तरीके से लिखेंगे या फिर माइनस क्यू इस तरीके से। तो ये हमारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो गए, ये हमारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हो गए। ठीक है। इसके बाद देखिए, ये हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं तो इनकी कुछ क्वांटिटी होगी। ठीक है। तो इस क्वांटिटी के लिए हमको क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। तो यूनिट क्या होती है, तो यूनिट पढ़ लेते हैं। ऐसा यूनिट जो होती है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, इसको हम नापते हैं कूलम में। ठीक है। कूलम एक साइंटिस्ट थे जिसके बारे में आपको कूलम्स लॉ के थ्रू जो है ट्वेल्थ क्लास में भी बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। तो उससे पहले अभी जो हमको पढ़ना है सिंपल, कूलम। कूलम क्या होता है, ये चार्ज की यूनिट होती है। जैसे कुछ अगर नोट में आपको लिखवा दूं तो जैसे कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज जो होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो वो कितना होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होता है। देखो मैंने कूलम लगा दिया, यानी यूनिट है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, यानी इतना सारा चार्ज। बहुत कम है वैसे, 10⁻⁻19, तो इतना चार्ज जो होता है वो किस पे होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है। ऐसे प्रोटॉन के ऊपर भी जो चार्ज होता है, मैं इसको P प्लस लिख देता हूँ, वैसे इसको E प्लस लिखा जाता है प्रोटॉन्स को, पर आपने नाइन्थ क्लास में P प्लस पढ़ा है इसलिए मैं P प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ। तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड तो देखिए सेम होता है, यानी कि इनकी वैल्यू जो है, एक्चुअल वैल्यू तो सेम होती है, बस इसमें क्या डिफरेंस होता है इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स में। तो ये हमारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और ये हमारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इससे आप एक चीज समझ सकते हैं कि आपने क्लास नाइन्थ में जो था, जितने ही मॉडल्स पढ़े थे एटम के, उन सभी में एक चीज कॉमन थी कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उसके अंदर चार्ज पार्टिकल तो होते हैं पर पूरा का पूरा एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी उस पूरे चार्ज पार्टिकल्स को अगर मिला दिया जाए तो चार्ज जो होगा वो जीरो होगा। देखो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि देखिए इनमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और होते हैं इसमें प्रोटॉन्स। प्रोटॉन बीच में न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे ऑर्बिट में घूमते हैं। तो इसकी वजह से देखिए, प्रोटॉन, हमने एक चीज पढ़ा था कि जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं और उनका वैल्यू भी बराबर है, और चार्ज पार्टिकल जो है एक प्लस वाले और माइनस वाले, तो वैल्यू भी बराबर है। ठीक है। और एक प्लस का एक माइनस का है, तो जब इसको टोटल करोगे आप, तो प्लस वाले और माइनस वाले अगर बराबर हैं तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, तो जीरो। तो इसीलिए वहां की चीज आप यहाँ से भी समझ सकते हो, इस तरीके से भी। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज है और प्रोटॉन्स पे कितना चार्ज है। यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट द, ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है। इस तरीके से आता है कि हमारे 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस चीज को आप फाइंड करें। तो देखिए सिंपल सा हम फाइंड करके दिखाता हूं मैं आपको। हमको वो पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितने, तो देखिए एक बार फिर से यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके अंदर कितना चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस चीज को अभी मैंने आपको बताया सेम टू सेम। अब देखो हम करना क्या चाहते हैं कि हम एक कूलम में कितना चाहते हैं, हम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पता करना चाहते हैं कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है पेपर में आ चुका है, तो इसको देखिए सिंपली कर सकते हैं
कि यहाँ पे देखिए सिंपल कि ये हमारा जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। अगर यहाँ पे 1 कूलम हो जाए तो ये जितने भी चीजें हैं इधर हमारे को इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो देखिए सिंपली मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है कितना चार्ज है, इतना चार्ज। तो इस चार्ज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10⁻⁻19 इंटू 1 कूलम, ठीक है। क्यों लिखा है ध्यान से समझिए कि अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे यही आ जाएगा, यानी कि हमने कोई चेंज तो नहीं किया है। पर इसका क्या फायदा होगा, तो हमको 1 कूलम की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि कैसे मिलेगी, तो ये चीज मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको अगर हम इधर ले जाए तो ये वैल्यू जो आएगी 1 कूलम जो बचेगा यहाँ बच जाएंगे, और ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉन्स दिखा देगी। तो यहाँ देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1/1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलके कितना चार्ज बनाते हैं, 1 कूलम। यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कितना चार्ज बनाएंगे, 1 कूलम। तो देखिए इसको अगर आप सॉल्व कर दें तो 1 कूलम आ जाएगा। 10⁻⁻19 नीचे है, ऊपर जाएगा तो 10⁻19 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल मैथ जो होती है उसी तरीके से हम कर लेते हैं। और यहाँ पे ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए, तो यानी कि हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10⁻19 अपॉन में 1.6 को सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट हटाया, ऊपर लगाया हमने 10, इसके बाद 2 से अगर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 और ये हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। इसको भी अगर आप सॉल्व कर दे तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.625, ठीक है। इसको आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.625। और इसके बाद सिंपली इसको क्या कर सकते हैं आप, 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप इंटरनेशनल सिस्टम जानते हैं तो आपको पता होगा कि एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना होता है, तो आपको पॉइंट को जो है यहाँ लगाना पड़ेगा। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर देंगे, इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो लास्ट में जो आएगा हमारे पास 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मिलके कितना चार्ज बनाते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज। यानी 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपको ऐसा भी कभी आ जाता है कि डिफाइन 1 कूलम, तो 1 कूलम इज अ चार्ज विच कंसिस्ट 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ये एक चार्ज होता है जिसके अंदर कितने चार्जेस मिलके 1 कूलम बनाते हैं, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये डिफाइन करने को आए तब भी ऐसे कर सकते हैं, कैलकुलेशन के लिए आए तब भी आप कर सकते हैं। 1 नंबर में भी काफी बार क्वेश्चन आ चुका है कि 1 कूलम में कितना चार्ज होता है, तो आपको ये वैल्यू लिखनी होती है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। काफी बार इसको जो है 10th क्लास में 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स भी लिख देते हैं, तो आप भी ये चीज भी लिख सकते हैं। पर एग्जैक्ट वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, तो वो हमारे आते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। आप चाहे तो 6 इंटू 10⁻18 भी लिख सकते हैं। चांसेस हैं कि ये भी आपका करेक्ट कर दिया जाएगा, 10th क्लास में ये भी चल जाता है, ठीक है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया। इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा कंडक्टर्स के बारे में और इंसुलेटर्स के बारे में, ठीक है। तो कंडक्टर और इंसुलेटर को मैं सिंपली आपको बता देता हूं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर और इंसुलेटर्स आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा होगा। कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं, वो चीजें होती हैं, वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने देते हैं, वो चीज को हम क्या कह देते हैं, कंडक्टर्स कह देते हैं। और इंसुलेटर क्या होते हैं, तो वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते, तो उनको हम इंसुलेटर कह देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल में लिखे तो जो मेटल्स होते हैं वो हमारे कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। मेटल्स हमारे बेसिकली कंडक्टर्स होते हैं। या फिर हमारी ह्यूमन बॉडी जो होती है ये भी हमारी कंडक्टर्स होती है, तो ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ये चीजें हमारी कंडक्टर्स होती हैं। तो इस तरीके से आप इसका एग्जांपल याद रख सकते हैं। ऐसे इंसुलेटर की अगर मैं बात करूं तो वो चीजें जो फ्लो नहीं होने देती, जैसे कि हमारे प्लास्टिक हो गया, या फिर बहुत सारे हमारे नॉन मेटल्स हो गए। नॉन मेटल्स बहुत सारे होते हैं जो कि हमारे ऑलमोस्ट सारे ही ऐसे कह सकते हो कि जो हमारे इंसुलेटर होते हैं, ग्रेफाइट को छोड़ के, ग्रेफाइट जो होता है वो हमारा कंडक्टर होता है। हमने हमारे मेटल एंड नॉन मेटल वाले वीडियोज में पढ़ रखा था उस चीज को, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल हो गए कंडक्टर्स के और इंसुलेटर के। यहाँ पे देखिए कुछ नोट लिख रहा हूं मैं, जो चीजें आपको याद रखनी है कि कंडक्टर जो होते हैं उसके अंदर क्या चीजें होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती है, ठीक है। तो इसका आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि कंडक्टर्स के अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल होते हैं जो कि फ्री होते हैं, यानी वो हमेशा मूव करते रहते हैं। जैसे कि अगर मेटल्स की बात करूं तो सोडियम,
सोडियम की अगर मैं बात करूँ तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया था। जेड की वैल्यू जो होती है वो एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर उसको सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करें तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो 281, ठीक है। तो लास्ट का 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है ये हमारा फ्री होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से जो होते हैं ये कंडक्टर्स होते हैं। तो सभी कंडक्टर्स में क्या कॉमन है, तो जितने भी कंडक्टर्स होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कंडक्टर्स के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जबकि इसकी वजह से ही वो कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। ऐसे हमारे अगर इंसुलेटर में अगर मैं लिख दूं तो इंसुलेटर में क्या होते हैं, डज नॉट या डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। बाकी चीजें हम आगे पढ़ेंगे कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस जो होता है वो लो होता है और इंसुलेटर जो होते हैं उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। रेजिस्टेंस जब हम पढ़ेंगे तब हमको वो चीजें समझ में आएगी, ये कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में, ठीक है। तो ये चीजें थी। इसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट जो चीज हमको लास्ट जो पढ़नी है वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लेते हैं हम। पोटेंशियल, तो आप एक चीज समझिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो आपने एक वोल्टेज नाम सुना होगा, आपके घर में जो वोल्टेज आता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो वोल्टेज के बारे में ही हम बेसिकली पढ़ना चाहते हैं। होता क्या है कि जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करना होता है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं तो ये हमारा एक स्विच बोर्ड हो गया, इस बोर्ड में बटन लगा होगा और यहाँ से हमारा कनेक्ट होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ फैन कनेक्ट हो रखा है हमारा, ठीक है। तो ये फैन कनेक्ट हो रखा है और ये फैन को चलाना है, तो आप क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे और ऑन करते ही क्या होगा, वो फैन चलने लगेगा, रोटेट होने लगेगा। तो होता क्या है कि यहाँ से चार्ज जो होता है यहाँ तक फ्लो होता है, यही चीज होती है। तो आप एक चीज समझिए, चार्जेस हैं, तो अगर कोई भी चार्जेस है, मान लीजिए यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है तो इसके अंदर चार्जेस होंगे और वो चार्जेस जो होते हैं या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे या रिपेल कर रहे होंगे, ठीक है, यही चीज हो रहा होगा। तो यानी उनमें फोर्स लग रहा होगा। चार्जेस हैं तो चार्जेस के अंदर हमने पढ़ा था ना, चार्जेस कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं या नेगेटिव। इसके अंदर और भी चीजें आप लिख सकते हैं कि जैसे अगर मैं प्रॉपर्टी में लिख दूं तो जैसे यहाँ पे जैसे मैं पॉजिटिव चार्ज या फिर यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो दो मेन अगर सेम चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं इस तरीके से। जैसे कि हमारा अगर नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हो तो वो भी हमारा रिपेल करेगा, ठीक है। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है कि सेम चार्जेस जो होते हैं रिपेल करते हैं। वहीं पे अगर अनलाइक चार्ज या फिर अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो थी यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इसी चीज से आप एक चीज समझिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारे पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो एक तो होगा नहीं, अगर एक कूलम भी फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर इतने सारे पार्टिकल्स होंगे। तो आप समझिए कि यहाँ से जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं वो एक चार्ज दूसरे चार्ज जो होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए, पॉजिटिव चार्ज आगे, पॉजिटिव चार्ज फिर आगे, पॉजिटिव चार्ज फिर आगे, पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल कर रहा है, फिर भी ये क्या है, इस तरफ बढ़े जा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि फोर्स लगा लगा के अट्रैक्ट करना, रिपेल करना, एक तरीके का फोर्स ही तो लग रहा है। किसी चीज को खींच रहे हो या फिर धक्का दे रहे हो तो फोर्स लग रहा है। तो फोर्स लगाते लगाते यहाँ पहुंच गए, यहाँ से यहाँ पे, यानी कि ये हमारी कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हो गई। तो अगर फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है तो उसको हम क्या कह देते हैं, वर्क डन, ठीक है। ये चीज आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। तो सिंपली आप क्या कह सकते हो कि चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह जाने में वर्क डन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिखते हैं, वर्क डन। वर्क डन करना पड़ता है, किसको वर्क डन करना पड़ता है, तो चार्जेस को वर्क डन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में, यानी वन पॉइंट से अगले पॉइंट तक जाने में उनको वर्क डन करना पड़ता है। तो यही चीजें होती हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक जाने में चार्जेस को जो है वर्क डन करना पड़ता है और इसी चीज को हम क्या कह देते हैं, पोटेंशियल कह देते हैं। समझ में आया। तो चार्जेस को अगर यहाँ तक जाना है तो उनके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिख दी सिंपल सी कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी जो वर्क डन किया जाता है कि एक चार्जेस जो होता है उसको इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने के लिए। इन्फिनिटी का मतलब क्या समझिए कि जैसे हमको नहीं पता कि हमारी मेन इलेक्ट्रिसिटी जो है कितनी दूर से आ रही है, तो बहुत दूर से आ रही है तो यानी कि वहां वर्क डन भी बहुत सारा होगा। तो इसीलिए हम उसके लिए सिंपली एक चीज यूज कर लेते हैं, इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। यानी बहुत दूर से जब यहाँ पे आप चार्ज लाना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक चार्ज लाने के लिए जो चीज आप यूज करेंगे उसको क्या कहेंगे,
कहेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह चार्ज को आने में वर्क डन की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, उसी चीज को हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ डेफिनेशन लिख दी मैंने। ऐसे देखिए एक और होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को आप क्या समझ सकते हैं, देखिए मान लीजिए यहाँ पे हमारा चार्ज था ए पॉइंट पे, ठीक है, और यहाँ से हमारे दूसरे पॉइंट पे गया ये बी पॉइंट पे, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक भी आने में तो कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा। मान लीजिए बहुत दूर से आया, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको जो पोटेंशियल लगा, इसको हम एक नाम से पढ़ते हैं, इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक आने में, पर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जो पोटेंशियल लगा उसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि हमारा यहाँ पे कुछ पोटेंशियल था, यानी कि हमारे स्विच के पास कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ तक आने में चार्जेस को कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा, और फिर यहाँ से हमारे फैन तक जाने में वर्क डन करना पड़ा होगा। तो जो यहाँ का वर्क डन है और जो वहाँ का वर्क डन है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इसी चीज को, इन दोनों के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा, उसी को क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। या फिर आप सिंपली इसी डेफिनेशन से बना सकते हैं, इन्फिनिटी की जगह आपको क्या लिखना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। सिंपल भाषा में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट वाले को पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे कि ये दोनों चीजों का डिफरेंस है। और यहीं पे अगर आप इन्फिनिटी से लाना चाहते हैं तो वो सिर्फ एक चार्जेस का पोटेंशियल है, तो उसको हम कह देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से। ठीक है, तो देखिए सिंपली पोटेंशियल को हम वी से लिख देते हैं, और पोटेंशियल जो होता है वो होता है हमारा वर्क डन करना पड़ा हो, वर्क डन, और अपॉन में किसकी वजह से करना पड़ा हो, चार्ज की वजह से, तो अपॉन में चार्ज या क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो। इसके बाद क्योंकि हमने क्वांटिटी पढ़ ली, यानी इसको हम मेजर कर रहे हैं, तो इसका कुछ यूनिट भी होगा, तो इसकी एसआई यूनिट जो होती है उसको हम नापते हैं वोल्ट में। ठीक है, तो वोल्ट किसके, 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, तो आप समझिए V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, फॉर्मूला बन गया। देखिए पोटेंशियल बराबर वर्क डन को हमने लिखा W से, और चार्ज को लिख दिया Q से। ठीक है, तो अब देखिए 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, तो इसको लिख दिया वोल्ट, और वर्क डन को किस में नापते हैं, जूल में, तो इसको लिख दिया जूल, और चार्ज को किस में नापते हैं, कूलम में, तो इसको लिख दिया कूलम। ठीक है, यानी कि अगर एक कूलम ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में अगर 1 जूल वर्क डन करना पड़ा, तो उसको वहां जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसी डेफिनेशन से बना सकते हैं कि 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, कि व्हेन या फिर लिख सकते हो 1 अमाउंट की जगह कितना वर्क डन हुआ, तो 1, तो 1 जूल ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अमाउंट कितना निकला था, 1, तो 1 जूल ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट का मतलब 1 जूल या 1 कूलम, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। तो इससे आप डेफिनेशन भी बना सकते हैं, काफी बार पेपर में आती है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो इस तरीके से इसको सिंपली लिख सकते हैं, 1 वोल्ट जो होता है वो बराबर होता है 1 जूल/कूलम। ठीक है, तो जो वोल्ट होता है ना, इसको हम V से लिख देते हैं, स्मॉल v। ठीक है, तो जो स्मॉल v से हमने इसको लिख दिया। इसके बाद देखिए ये चीजें होगी हमारी, V से इसको डिनोट कर दिया हमने। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले भी पढ़ लिए, तो सिंपली हमने यहाँ तक पढ़ लिया। इसको अगर हम सिंपली समझे तो आपको यहाँ पे एक ही फॉर्मूला याद रखना है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट, और इसकी यूनिट जूल, इसकी यूनिट कूलम। सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, बोलेगा कि अगर हमने 2 जूल वर्क डन किया है 1 कूलम ऑफ चार्ज के लिए, तो कितना वोल्टेज होगा। तो आपको ये चीजें दे रखी होगी, हमेशा 2 चीज गिवन होगी, एक चीज आपसे पूछेगा। ठीक है, तो आप एक बार ट्राई भी कर सकते हैं। याद रखना कि जब भी जूल दे रखा हो तो वो हमारा वर्क डन होगा, जब भी कूलम दे रखा हो तो चार्ज होगा, और अगर वोल्ट दे रखा हो तो वो वोल्टेज होगा। तो इसीलिए आप सिंपल से कोई भी क्वेश्चन के अंदर आप ये चीजें देख सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते रहते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हमको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, जो कि मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना बताऊंगा। आप इजीली सारे न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। पर एक चीज ध्यान रखना है कि आपको हमेशा वीडियोस को पूरा देखना है, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 मेन चीजें और मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे मान लीजिए अगर वोल्टेज निकालना है हमको, सॉरी यहाँ पे एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना,
जो अभी हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस की, एक जगह से दूसरी जगह चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ता है, जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कह देते हैं। तो अब एक चीज देखिए, यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि हम बार बार तो वर्क डन नहीं पता कर सकते ना, चार्जेस बहुत छोटे हैं। अब वो कितना वर्क डन कर रहे हैं, कितना फोर्स है उनके बीच में, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, तो वर्क डन पता करना मुश्किल है, तो वोल्टेज पता करना मुश्किल है। तो इसलिए मुश्किल से बचने के लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट्स बना देते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट बनाया पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बनाया, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो कि हमारे बहुत काम आता है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर कर लेते हैं। तो वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको क्या नाम दे दिया उन्होंने, वोल्ट मीटर। यानी कि वोल्ट मीटर, यानी वोल्ट को नापने के लिए जो मीटर यानी जो इंस्ट्रूमेंट बनाया उसको हम वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं। और वोल्ट मीटर का अगर सिंबल आप पढ़ेंगे आगे, आप सर्किट्स बनाएंगे उसके अंदर आप सिंबल बनाएंगे, तो सिंबल कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो अपनी लैब के अंदर भी वोल्ट मीटर को पहचान सकते हैं, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अलग अलग डिजाइन हो सकते हैं, पर बेसिकली उसका डिजाइन कुछ इस तरीके से होता है कि वहां पे वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे दो ऐसे, एक रेड एक ब्लैक या फिर किसी दूसरे कलर का भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एक मीटर का इंडिकेटर होता है, उस पर एक सुई होती है, वो वैसे तो 0 पे होती है, पर अगर आप नापेंगे तो हिलेंगी वो, ठीक है। और यहाँ लिखा होता है वी, तो जहाँ वी लिखा होता है वो कौन सा मीटर है, तो वोल्ट मीटर है। इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दिखा रखा है, यहाँ पे भी ऐसी तरीके का वो आपको लैब में देखने को मिल जाएगा। इसकी कैसे रीडिंग लेते हैं, ये सारी चीजें जो है आगे आने वाली वीडियोज में मैं आपको समझाऊंगा। जब ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तब मैं आपको इसको ढंग से बताऊंगा कि रीडिंग में कैसे लेते हैं वो, ठीक है। उन सब चीजों के बारे में आपको बता दूंगा यहाँ पे। तो देखिए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिया। यहाँ पे लास्ट जो पॉइंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नोट। तो लास्ट पॉइंट जो है वो ये याद रखना है आपको कि काफी बार जो होता है आपसे पूछ लेता है वोल्टेज, वोल्टेज बताइए। किसी भी क्वेश्चन में पूछ लेगा वोल्टेज फाइंड करो, तो वोल्टेज कुछ अलग नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस का ही दूसरा नाम होता है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस को ही जो नॉर्मल हमारी डे टू डे लाइफ में जो बोल दिया जाता है उसी को हम क्या कह देते हैं, वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस को ही क्या कहा जाता है, तो वोल्टेज कहा जाता है, ठीक है। वोल्टेज को भी आप फाइंड कर सकते हैं अगर आप पता लगाना चाहते हो कि आपके घर में कितना वोल्टेज आ रहा है। तो जो घर के अंदर वोल्टेज आता है वो हमारा बेसिकली 220 से लेके 240 वोल्ट तक हमारे घर के अंदर वोल्टेज आता है। अगर आप ध्यान से अपने मीटर के अंदर देखेंगे, तो जैसे मीटर के अंदर देखने का जो सिंपल सा तरीका है वो क्या है हमारा, तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल मीटर होता है, इलेक्ट्रिकल मीटर जिसके अंदर ये वाला इंडिकेटर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलता है, इसमें नंबर्स आते रहते हैं, बदलते रहते हैं। एक वो होता है जो कि हमारा इस तरीके से डिजिट लिखे होते हैं, वो वाला नहीं, जो मेन मीटर होता है, ठीक है। उसके अंदर आप कैसे पहचान सकते हैं, एक चीज आपको ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस याद रखनी है कि इससे थोड़ा दूर रहें आप, ठीक है। इसको टच करने की कोशिश ना करें, ठीक है। नहीं देख रहा तो मत देखें। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके घर में कितना वोल्टेज आ रहा है, तो अगर आपके पास पोटेंशियल मतलब वोल्ट मीटर नहीं है तो आप कैसे देख सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, दूर खड़े होके इस पे रीडिंग देखनी है आपको, ठीक है। रीडिंग कैसे देखनी है, थोड़ी देर खड़े रहना है, बस ये चीज देखना है कि कब कुछ डिजिट लिखा आएगा यहाँ पे 230 234 और उसके बाद लिखा आएगा वी। वी जहां पे लिखा हो उसके सामने जो भी डिजिट हो वो काफी बार बदलता भी रहता है, तो वो वाला जो डिजिट होता है वही आपके घर का पोटेंशियल होता है, यानी कि वो आपके घर का वोल्टेज बताता है कि आपके घर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो वो चीज से हमको पता लग जाता है। तो ये चीजें थी हमारी पूरी की पूरी पोटेंशियल्स के बारे में। इससे आप सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल हो या कोई भी बेसिक क्वेश्चन हो, वो सारी चीजें आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि मेरे को ये पता लगे कि कितने बच्चे जो हैं वो वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है। और अगर आपके फ्रेंड्स को भी ऐसी वीडियोस चाहिए, कुछ हमारे इन्फॉर्मेटिकली वीडियोस या फिर एजुकेटेड वीडियोस चाहिए 10th क्लास की, 11th की, 12th की, तो उनको शेयर जरूर करें चैनल के बारे में। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।